नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। आज ये समझने की कोशिश करेंगे कि जब बिल्कुल लोकसभा चुनाव सिर पर हैं, अब से ठीक 1 महीना बाद इसके लिए अधिसूचना जारी हो जाएगी, विस्तृत कार्यक्रम भी आ जाएगा। ऐसे समय पश्चिम बंगाल और पंजाब दोनों सीमाई जो सूबे हैं, वो सुलगते हुए क्यों दिखाई दे रहे हैं? पश्चिम बंगाल में तो हमें समझ में आ रहा है कि एक ऐसा मुद्दा है, एक ऐसा मानवीय मुद्दा है कि जिस पर आवाज़ बुलंद की ही जानी चाहिए। लेकिन वहाँ पर जो सत्तारूढ़ हैं, यानी ममता बनर्जी और उनकी पार्टी के लोग और पूरा शासन-प्रशासन इस मुद्दे पर जिस तरीके से वहाँ पर हिंदू महिलाओं की अस्मत पर हाथ डाले गए हैं, जिस तरीके से एक तरह का जंगल राज चल रहा है और उस पर भी मुख्यमंत्री बीजेपी को, आरएसएस को या ईडी को जिम्मेदार ठहराए, तो ये अपने आप में हैरान करने वाली बात है। लेकिन पंजाब में जो कुछ हो रहा है, पंजाब से जिस तरीके से चुनाव से मात्र 1 डेढ़ महीने से पहले ये लोग दिल्ली पर चढ़ाई करने के लिए चल निकले और अब जिस तरह के बयान आ रहे हैं, जिस तरह की वीडियो वायरल हो रही है सोशल मीडिया पर, वो हैरान करने वाली हैं। इनमें से एक डल्लेवाल है, वो कहता हुआ दिखाई दे रहा है क्योंकि मंदिर की वजह से नरेंद्र मोदी की जो लोकप्रियता है, वो चरम पर है और हमारे पास टाइम बहुत कम है, तो उस लोकप्रियता को हमें कम करना है। तो इनके पीछे कौन लोग हैं? कौन नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता से भयभीत हैं? तो ये अपने आप ही खुलासे कर रहे हैं कि चुनाव से ठीक पहले ये मोर्चाबंदी करने की कोशिश, दिल्ली को बंधक बनाने की कोशिश और फिर से नरेंद्र मोदी सरकार के सामने कुछ ऐसी स्थितियां, परिस्थितियां निर्मित करने की कोशिश ताकि हिंसा हो जाए, 10-20 लोग मर जाएं और पूरे देश के भीतर जो है इस सरकार को और विदेशों में भी किसान विरोधी साबित किया जा सके। मेरे साथ 2 खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनको जोड़ करके चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। दिल्ली से जुड़े हुए हैं धीरेन्द्र पुंडीर और प्रयागराज से अनुपम मिश्रा। आप दोनों का बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। अनुपम जी, सबसे पहले मैं आपके पास आता हूँ। ये जो पश्चिम बंगाल में हमें देखने को मिल रहा है, गवर्नर को मौके पर जाना पड़ा। आज एससी/एसटी आयोग के चेयरमैन भी वहां पर गए हैं। विधानसभा में हंगामा चल रहा है और जो ममता बनर्जी का कुल मिलाकर के रुख दिखाई दे रहा, अभी भी वो कह रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस वाले ये सब मिलकर बस आदिवासियों और अल्पसंख्यकों के बीच मतभेद पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ कहती हैं कि किसी भी तरह का कोई अत्याचार होता है तो हम पीछे नहीं रहते हैं, उस पर कार्रवाई करते हैं। इनकी कथनी और करनी में जो अंतर दिखाई देता है, अगर ये आंदोलन वहां खड़ा ना होता तो शायद इनकी चुप्पी अभी भी नहीं टूटती। देखिए, चुप्पी तोड़ के भी उन्होंने क्या किया ओंकार जी? उन्होंने कोई अपनी गलती, मतलब ये मैं समझता हूँ कि आप सोचे कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, प्रवर्तन निदेशालय के लोग जिस शख्स को पकड़ने गए थे और जिस पे इस तरह इस समय वहां पे आरोप लग रहे हैं बलात्कार के और शोषण के, इसी को तो पकड़ने गए थे, शाहजहां शेख को। तो ममता बनर्जी ने अधिकारियों के खिलाफ लड़की छेड़ने की एफआईआर लिखा दी। आप सोचें, चोरी और लड़की छेड़ने की एफआईआर लिखा दी ईडी के अधिकारियों के खिलाफ। तो अभी तो बड़ा एक एक नया ट्रेंड हो गया। आपने देखा कि सोरेन के यहाँ गए तो SC/ST एक्ट लिखा दिया। तो बल्कि यहाँ तो हमें पत्रकार भी इतने मजाक कर रहे थे कि अब ईडी की टीम बनानी पड़ेगी ऐसे, जिसमें सिर्फ महिलाएं हों और वो SC/ST हों, तो उन पे कम से कम ये आरोप तो ना लगने पाए। चोरी का आरोप फिर भी लगा देंगे। तो ये जो शाहजहां शेख वाला मामला है, ओंकार जी, हाईकोर्ट ने इसका स्वतः संज्ञान ले लिया है। सिंगल बेंच ने इसका स्वतः संज्ञान लिया है, नोटिस इशू की है। लेकिन आपको याद होगा, इसके पहले भी जब हाईकोर्ट के कुछ आदेश हुए थे तो ये सुप्रीम कोर्ट चले गए थे कहने की कि हाईकोर्ट के जो जज हैं वो बेईमान है, वो तो कहते हैं एक पार्टी से मिले हुए हैं। उन्होंने कोई, आप समझने की कोशिश करें ओंकार जी,
जो भी आदमी राजनीति करता है कहीं ना कहीं सोचता है कि भाई एक कुछ जो संवैधानिक परंपराएं हैं, जो संवैधानिक संस्थाएं हैं वो टूटे ना। पर ममता बनर्जी तो वो शख्सियत हैं, जब इंडियन आर्मी नॉर्थ ईस्ट जा रही थी चाइना बॉर्डर, तो जब वो कलकत्ता की तरफ पहुंची तो ममता बनर्जी ने हल्ला बोल दिया कि भारतीय सेना ने बंगाल पर हमला कर दिया। आप सोचें, पहली बात उन्होंने सेना को विवादित किया, दूसरी बात सेना के मार्च को हमला बताया, तीसरी बात भारतीय सेना ने बंगाल पे हमला कर दिया है कह के उन्होंने बंगाल को भारत से अलग कर दिया। ये तो वो हैं जो 16 अगस्त जो डायरेक्ट एक्शन डे जब जिन्ना ने मनाया था, जिसमें हजारों लोग मारे गए थे, ये उस दिन अपना प्रोटेस्ट लॉन्च करती थी। और आप उनको बिल्कुल ये मत समझिए कि वो बैकफुट में है, वो तो वैसे ही दहाड़ रही हैं। वो तो उनको देखिए, उनका गेम बड़ा स्ट्रेट है। मुस्लिम वोट पूरा का पूरा मिल जाए, हिंदू वोट थोड़ा मिल जाए, ममता इज बैक इन बिजनेस। उनका अपना चलता रहता है और उनको कोई दिक्कत नहीं होती है। और जिस तरह के उनके बयानात हैं, जिस तरह की उनकी हरकतें हैं, जिस तरह का उनका प्रशासन है, मुस्लिम वोट पूरा का पूरा उनको मिलता रहता है। एक अफसोसजनक बात यह है कि आप देखिए वहां पे जो महिलाओं की जो शोषण की और रेप की कहानियां आनी, उनमें से ज्यादातर क्या तकरीबन सारी महिलाएं दलित वर्ग से आती हैं। लेकिन ऐसे में तमाम तथाकथित सेकुलर पार्टीज भी चुप हो जाती हैं, तथाकथित दलितों के मसीहा भी चुप हो जाते हैं, और जितने ये आपको एक्टिविस्ट नजर आते हैं वो भी चुप हो जाते हैं, जो सेकुलर मीडिया है वो भी चुप हो जाता है। तो वही किसी किसी दलित बच्चे के साथ कुछ गड़बड़ हो जाए अभी किसी भाजपा शासित प्रदेश में, तो आप देखिए आग लग जाती है। लेकिन अगर वहां पे दलित महिलाओं का झुंड में, मास में गैंग रेप लंबे समय तक हो रहा है, तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो ममता बनर्जी का राज है। तो बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है ओंकार जी। निश्चित रूप से बेहद दुर्भाग्यपूर्ण स्थितियां इस समय पश्चिम बंगाल में दिखाई दे रही हैं। धीरेन्द्र जी, ये तो और भी ज्यादा क्रूरतम और हमें उस दौर में ले जाती हैं खींच करके जब यहाँ मुगलों का शासन हुआ करता था। और ये जो हिंदुओं में आज भी रात्रि के समय ब्याह शादियां होती हैं, इसके पीछे एक ये बड़ा कारण बताया जाता है कि उस समय जब दिन में ब्याह शादियां होती थी तो अगर सुंदर दुल्हन है तो उसको जबरन जो है एक तरीके से अपहरित करके लूट करके ले जाया जाता था और ये अलग-अलग जगहों पर उनको हरम में रख लिया जाता था। उन पर के तरह-तरह के अत्याचार किए जाते थे। पश्चिम बंगाल में यही आरोप तो लग रहे हैं टीएमसी के गुंडों के ऊपर कि वो आते हैं, सुंदर लड़कियों को देखते हैं, नवविवाहिताएँ हैं, उनको भी वो उठा कर के ले जाते हैं या जबरन उनको ये संदेश देते हैं कि रात को 12 बजे मीटिंग है, आपको आना ही है और फिर सुबह उनको छोड़ते हैं। और एक रिपोर्ट तो और भी हैरान करने वाली है कि जब तक वो संतुष्ट नहीं हो जाते हैं, तब तक उनको आज़ाद नहीं करते हैं। हम क्या वाक़ई एक लोकतांत्रिक और स्वतंत्र देश में जी रहे हैं या ये एक ऐसा स्टेट बन गया है, जहाँ किसी को कुछ भी करने की छूट दी जा रही है? देखिए ओंकार जी, इस बात को मैं वापस आपको भी याद दिलाऊंगा कि 3 तारीख को याद होगा जब रिजल्ट आए थे बंगाल के। उस समय जिस तरह की आगजनी, जिस तरह के रेप, जिस तरह का पलायन, मास पलायन, घर के अंदर घुसकर फेसबुक पे उस शख्स ने बताया उसका कत्ल किया गया, फेसबुक पे लड़कियों के साथ रेप के वीडियो, ये सब मौजूद हैं। वो भीड़ लगाती हुई, नारे देखती हुई, तो वहां ये केंद्र सरकार पूरी तरह विफल हुई थी। वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की सबसे बड़ी कमजोरी वहां दिखाई दी थी कि ये लोग भी कहीं ना कहीं अजय नहीं है, या राजनीति में वोटों की कीमत को ये लोग आंकते हैं। क्योंकि उस दिन अगर इस देश की सरकार ये फैसला करती, क्योंकि 355-56 के लिए इससे बड़ी विपदा कोई नहीं हो सकती, जब पूरे मास मर्डर, मास रेप और मास आर्सन, लूट, आगजनी की जा रही हो। ये लगभग उसी तरह का है। चूंकि ये जो बताया गया है बातें, इससे कहीं ज्यादा हम लोगों ने वहां सुना
जब हम बंगाल में करते थे। और मैं कोई चीज चूंकि आपने कहा है तो मैं उसको वहां से पहले पढ़ देता हूं। बंगाल के गवर्नर की रिपोर्ट है नोआखाली में, उस उसमें जो कहा गया वो लाइन में पढ़ देता हूं। आज जो शाहजहां शेख की जो कहानी है वो उसी का कंटिन्यूएशन है। 1946 से डायरेक्ट एक्शन डे से लेके आज तक आपको इसमें कोई भी बदलाव नहीं मिलेगा। एक लंबा समय पत्रकारों की चुप्पी का जरूर होगा। बंगाल के पत्रकारों को लेके वैसे भी मैं बहुत ज्यादा वो उनकी जितनी बड़ी पत्रकारिता यहाँ दिल्ली में चमकती है, जिस तरह से उनको यहाँ पत्रकार माना गया और आंखों पे सिर पे और अभिव्यक्ति के लिए उन्होंने प्रेस क्लब में कई प्याले तोड़ दिए, प्यालों के अंदर कूद के नहा लिए वो लोग, उनकी कभी भी कोई रिपोर्ट आपको नहीं दिखाई देगी जो इस बात की तरफ इशारा करती हो। उसका एक लंबा इतिहास है। खैर मैं पहली शुरुआत कर देता हूं। बंगाल के गवर्नर ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि पहले हिंदुओं को कलमा पढ़ाया जाता, फिर गाय का मांस खिलाया जाता, इसके बाद औरतों के शरीर से सभी हिंदू चिन्हों जैसे सिंदूर, बिंदी, चूड़ियों को उतार दिया जाता था, पुरुषों को लुंगी, जालीदार टोपी पहनने का हुक्म दिया और फिर हिंदू नामों के बदले मुस्लिम नाम दिए जाते, बाकायदा रजिस्टर में दर्ज किया जाता, कई दिन तक लगातार नजर रखी जाती जिसे ये लोग 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं और गौ मांस खा रहे हैं या नहीं। पहले हिंदू इसमें जो था कि पहले हिंदू परिवार पर सैकड़ों मुसलमानों की भीड़ करती, हमला करती, परिवार के कुछ पुरुषों का कत्ल किया जाता, जो बच जाते उनकी औरतों और बच्चों के साथ मौलवी के पास ले जाया जाता। उसके बाद उनकी शादी, इन जबरन शादियां कराई गई, रेप हुए। मतलब वो कहानियां उसमें पीर गुलाम सरवर ने जो कहा था वो भी ये था कि भाइयों जब हमारी औरतें बीमार पड़ती हैं तो हमें अपने हाथों से कौन टोलता है, हिंदू डॉक्टर। भाइयों हिंदू आदमी मोटे और इनकी औरतें खूब सुंदर क्यों होती हैं, क्योंकि ये दरअसल एक मेंटलिटी है जो 1946 से और उससे भी पहले से, अगर आप मुगल पीरियड की बात करते हैं तो बंगाल उन राज्यों में था जिन्होंने इस्लामिक कट्टरता बर्बरता को सबसे ज्यादा झेला। लेकिन एक बात जो कभी भी समझ में नहीं आई, जो आज भी आपकी समझ में, मुझे नहीं लगता मेरी समझ में नहीं आती है, बाकी को आती है नहीं, कि वो भद्रलोक, वो जिसके पत्रकार यहाँ दिल्ली में नरक मचा देते हैं, मैं देखता हूं, वो कभी भी आपको उनकी रिपोर्टें नहीं मिलेंगी उस तरह की, क्योंकि वो लोग 1946 पर भी शांत थे जब ज्योति बसु उस वक्त विधायक दल के नेता थे, जो बाद में इस देश के लंबे समय तक, सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड बनाने वाले थे। 78 से लेके उन्होंने 2005 तक 3 तक शायद ना, वो जब तक वो नहीं आ गए 93 या 4 में बुद्ध देव भट्टाचार्य नहीं आए, तब तक उन्होंने लंबे समय तक शासन किया। तो वो जो बदलाव था, वो जो इंटेलिजेंसिया पर कब्जा था, वो सीधे तौर पर वहां से कब्जा हुआ था। और उसके बाद आप देखेंगे कि बंगाल से कोई खबर, एक के बाद एक कहानी, यहाँ तक कि तस्लीमा नसरीन ने अपने जब एक किताब लिखी जिसको 1992 में जो बाबरी मस्जिद का यहाँ ढांचा गिरा, उसके बाद जो पश्चिम बंगाल में वो बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ किया गया, जो रेप की अनगिनत श्रृंखला है, उस सब पर जब लिखा गया तो उसको उसके देश से बाहर निकाला गया, लेकिन कलकत्ता में जगह नहीं मिली क्योंकि ये टीएमसी की दीदी ने उसको वो जगह नहीं दी। और सबसे हैरानी की बात यह है कि इस वक्त जो सबसे ज्यादा अत्याचार की शिकार महिलाएं हैं, चाहे वो किसी भी हिस्से में देखो हिंदुओं बंगाल में, तो वो दलित और जो पिछड़े वर्ग की महिलाएं हैं उनके साथ ये रूप है। यहाँ तक कि रात में ये सुनते थे कि चप्पलें रख देते हैं बस, इसका मतलब है कि आज उस घर में वो क्रिमिनल रहेगा। ये बात आप देखेंगे क्योंकि ममता बनर्जी ने कुछ बदला नहीं है वहां, उस पूरे के पूरे ढांचे को उठाकर जो 2007 में जब बदलाव की बात की गई, जब वहां नोआ उसमें जहां नंदीग्राम से जब चलो नंदीग्राम टाइप नारे दिए गए, उसके बाद उस पूरे जो शोषण के लिए जिम्मेदार था सीपीएम का पूरा काडर, पूरा का पूरा वामपंथ, जो जिस तरह से नारकीय साथ में और चांद तारे के साथ अगर आप देखेंगे तो हसिया वहां 1946 से लगातार उसके सहयोग में था। और मुझे हैरानी होती है कि बाकी देश के लिए भी वो बंगाल एक काले जादू जिसका कहा जाता था, काले धब्बे की तरह दिखता है कई बार तो, कि जहां महिलाओं की कोई इज्जत नहीं है, जिस तरह से वहां ये किया जा रहा उस पर कोई शोर नहीं उठता। और अगर उठता है तो एक राजनीति जरूर है, क्योंकि उन लोगों की मजबूरी है। जब मैं
मैं आपको इसलिए ये लंबा बता रहा हूँ क्योंकि मैं 3 महीने तक उस जी, दौरान जी। 2.5 से 3 महीने बंगाल में रहा था, तो लगभग पूरा बंगाल मैंने घूमा था। मैं हैरान था जब एक के बाद एक कॉल्स आ रही थी, यहाँ ये हो गया, यहाँ ये हो गया, यहाँ ये हो गया। अखबारों से तो वो खबरें खैर दिख रही थी, गायब थी। आपने देखा होगा बैरामपुर का पहला कांग्रेस का बीजेपी का दफ्तर जलाया गया था। तो उसके बावजूद मैंने पूछा, क्योंकि बीजेपी का कोई रिएक्शंस नहीं था। मतलब केंद्रीय लीडरशिप आप देखेंगे, अगर आप रिकॉर्ड चेक कर लें, दोनों में से कोई नहीं बोला था, जिनको आयरन मैन और फलाना मैन कहा जाता है वो। लेकिन आप ये देखेंगे, मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि यहाँ से बीजेपी का एक तरह से सफाया हो जाएगा, ये हो जाएगा। अभी मेरी फिर बातें हुई, मैंने पूछा कि आखिर अब क्या पोजीशन है, तो वो लोगों ने कहा कि हमारे पास ऑप्शन क्या है, हम जाएंगे कहां। तो बीजेपी जो वहां ताकत हासिल कर रही है वो इसलिए नहीं है कि ये वहां की पसंद है, क्योंकि उनके पास मजबूरी नहीं है, क्योंकि बीजेपी भी उनको धोखा दे चुकी है पूरे तौर पर। ये जो पूरी लड़ाई थी, जो पूरे 355 के लिए आइडल केस, मुझे लगता है अनुपम जी भी इस केस के बारे में ज्यादा बता पाएंगे, क्योंकि 355 के लिए आइडल कंडीशन थी, पूरी स्टेट मशीनरी फेल हो गई थी, या वो उनके साथ थी। ये 1946 की कंडीशन थी, ये 1947 की कंडीशन थी, ये उसके बाद लगातार होने वाली कंडीशन थी। और जो 1084 की माँ और चोटी मुंडा तीर और ब्लू नील छवि, ये जो महाश्वेता देवी या तमाम जो वहां के इंटेलेक्चुअल्स ने एक पूरा 1084वें की माँ का जो एक पूरा आइडिया किताबों का, वो किताब नवारुण भट्टाचार्य जो ये मृत्यु उपत क्या नहीं है मेरा देश जैसी किताबों में लिखा, वो रोमांस, वो छद्म जो है, वो आपको बंगाल में दिखता है। वहां के भद्रलोक का वो जो मीडिया है वो कहीं ना कहीं साथ खड़ा होता है इस पूरे उसमें। उसकी चुप्पी बहुत अर्थपूर्ण होती है और उसके बहुत मायने होते हैं। वो दिल्ली में जरूर दुनिया भर की कहानियां सुनाएगा, लेकिन वो वहां खामोश रहता है, दही जमा के रहता है। मैं अनुपम जी के पास जाना चाहता हूँ। एक तो इस पर टिप्पणी चाहूँगा, ये जो कोई इस तरीके से हाथ मल करके अपना प्रोग्राम शुरू करता है, कोई एनडीटीवी में लंबे समय तक प्राइम टाइम का दुरुपयोग करता रहा, और कुछ दूसरी माताएं बहनें भी हैं जो बकलोली करती रहती हैं समय असमय, और जो बहाने ढूंढती रहती हैं नरेंद्र मोदी से लेकर के योगी आदित्यनाथ पर हमले करने की। हाथरस में कोई घटना हो जाती है, बिना सच्चाई जाने ये लोग बैंड बाजा लेकर के शुरू हो जाते हैं। मेनली जो विपक्ष की भूमिका होती है उससे भी आगे बढ़कर के ये लोग राग अलापना शुरू करते हैं, और कुछ अति उत्साह में कुछ ज्यादा ही सक्रिय दिखाई देते हैं। ये लोग चुप्पी क्यों साध जाते हैं जब पश्चिम बंगाल में किसी भी तरह की इस तरह की जो अमानवीय और हिला देने वाली घटनाएं होती हैं, तो ये आपराधिक चुप्पी साध करके क्यों बैठ जाते हैं। दूसरे, जहां से धीरेन्द्र ने छोड़ा है, पश्चिम बंगाल का इलाज क्या है, और क्या वाकई केंद्र जो है वो कुछ कर सकता है, नहीं कर रहा है। आपके देखिए, दोनों ही सवाल आपस में इंटर रिलेटेड हैं, आप इस तरह समझें। मैं आपके पहले दूसरे सवाल का जवाब देता हूं कि पश्चिम बंगाल में क्या केंद्र कुछ कर सकता है। जैसा पंडित साहब भी कह रहे थे, एक माहौल तैयार होता है उसी तरह के मीडिया से जिसका आप जिक्र कर रहे थे, जिसको सब कुछ बहुत सिलेक्टिव नजर आता है, जिसमें अंग्रेजी का मीडिया बड़ी मात्रा में है। और वो एक माहौल तैयार करता है, कहता है साहब एकदम बड़ा गलत हो रहा है, ये देखें भाजपा एकदम फासिज्म पे आमादा है। और उसके बाद किसी, मतलब आप सोचिए, कांग्रेस पार्टी ने 100 से ज्यादा चुनी हुई राज्य सरकारों को बर्खास्त किया। भाजपा को एक करने में दिक्कत है। आप करा के देख लीजिए। दो चीजें हैं, मैं इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं करता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं इस बात को सोच रही है, इस अत्याचार के चलते उनको चुनावों में इसका फायदा मिलेगा। पिछली बार लोकसभा में मिला, अभी उनको विधानसभा में भी उनकी पार्टी कहां से कहां पहुंची। वो मान के चल रहे हैं कि साहब राष्ट्रपति शासन कोई इलाज नहीं है, राष्ट्रपति शासन से ममता बनर्जी को सिर्फ सहानुभूति हासिल होगी, वो और बड़ी मेजोरिटी से बैठ जाएंगी। कितनी बार डिसमिस किया जाएगा। अगर आप भाजपा नेताओं से बात कीजिए तो यही कहते हैं कि अब 6 महीने बाद फिर चुनाव होंगे, फिर आएंगी और बड़ी मेजोरिटी से बैठ जाएंगी।
तो उनका इलाज तो एक ही है कि ममता बनर्जी एकदम चुनाव में हार के बर्खास्त होके बाहर हो जाए। और वो होप कर रहे हैं कि साहब लोकसभा और विधानसभा में जैसे हमारा वोट परसेंटेज बढ़ा है हम ऐसा कर लेंगे। रही बात उन लोगों की जो हाथ मल के और जो प्राइम टाइम की बात करते हैं, तो साहब नीरा राडिया केस ने एक बार बड़ी मजबूती से बताया था कि हिंदुस्तान में पत्रकार कितनी ताकत रखता है। जो दिल्ली का लुटियंस मीडिया है, वो मंत्री बनवाता है, मंत्री हटवाता है, टेंडर्स दिलवाता है, बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स करवाता है। और मैंने बड़े पत्रकारों को दिल्ली में 2-2, 3-3 सौ करोड़ के मकान में रहते देखा है। तो सवाल जाहिर सी बात है, जैसे अब ये पुनीत साहब है, किसी की चैनल हेड भी हो जाए तो 300 करोड़ का मकान बना पाएंगे, मुझे डाउट है। तो आपने नीरा राडिया कांड में देखा कि किस तरह पत्रकारों ने अपनी इस ताकत को एकदम दलाली का माध्यम बनाया। बल्कि मुझे याद है उस समय अंग्रेजी के एक बड़े पत्र, अब आपको बरखा दत्तर होती हुई नजर आई, आपको वीर सिंह भी ये कहते नजर आए कि मैं पश्चाताप करूंगा और 5 साल का मैं पत्रकारिता से ब्रेक ले लूंगा। वो ब्रेक जो उन्होंने 3 ही महीने में तोड़ दिया, 5 महीने में नहीं रख पाए। तो इस तरह की चीज लोग आपको नजर आए और उनको आप समझें ये वो लोग हैं जिनको प्रधानमंत्री अपने जहाज में बैठाकर विदेशों की सैरें कराते थे, मुफ्त की शराबें मिलती थी, मुफ्त की अय्याशी होती थी। तो साहब वो सब बंद हो गया। और वो जो मंत्री बनवाते थे, मंत्री हटवाते थे, बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स, अभी मैं देख रहा था कि अमेरिकन सेनेट में एक रिपोर्ट पेश हुई थी। उसमें उन्होंने, अब ये प्रॉपर रिपोर्ट है उनकी, कांग्रेस पेश कर रही थी, तो उन्होंने कहा कि साहब भारत में किस लेवल पे है किस लेवल पे नहीं वो अपनी बात है, लेकिन भारत में केंद्र सरकार के लेवल पे भ्रष्टाचार जीरो के पास हो गया। उनको अब हम लोग ब्राइब नहीं कर सकते, उनको खरीद नहीं सकते, उनसे उनसे बात नहीं हो सकती। वो बड़ी सख्ती से काम हो रहा है। तो ये अमेरिकन सेनेट की पेश रिपोर्ट है। अब मेरा कहने का तात्पर्य सिर्फ ये कि जब लोगों की दुकानें बंद हो जाती है, लोगों की रोजी रोटी पे प्रहार होता है, तो फिर वो अच्छा बुरा, नेशनल एंटी नेशनल, उनको कुछ समझ भी नहीं आता और इस तरह की बातें वो करने लगते हैं। आप सोच के देखिए कि कितना मतलब अब ओंकार जी, हमारे दर्शकों ने, ज्यादातर लोगों ने देखा नहीं, कम से कम हम, आप और पुनीत साहब तो इस बात के गवाह हैं कि क्या वीआईपी ट्रीटमेंट था और क्या जलवा था उन पत्रकारों का जो अब यूट्यूबर बने बैठे हैं, वो क्या जलवा हुआ करता था उनका। मतलब आप मान के चले कि भारत सरकार के मंत्रियों से ज्यादा उनका प्रोटोकॉल हुआ करता था। दूसरी बात, वो तमाम लोग, ऐसी एक बहुत बड़ी पौध पैदा हुई जिसने इन लोगों को अपना आदर्श बनाया। आज देश में सैकड़ों यूट्यूबर हैं जो रवीश कुमार बनना चाहते हैं, जो बरखा दत्त बनना चाहते हैं, जो राजीव सरदेसाई बनना, तो वो लोगों ने अपनी अपनी दुकानें खोल ली और उनको पॉलिटिकल पार्टीज का सपोर्ट। अभी मैंने 2-3 दिन पहले ट्विटर पे लिखा है, और आप तो, हम लोग तो जुड़े हैं ट्विटर पे पंडित साहब, मैंने लिखा है कि ये जो यूट्यूबर्स हैं, इन्होंने पॉलिटिकल पार्टीज का बाजा बजा दिया। क्योंकि ये पॉलिटिकल पार्टी से पैसा लेते हैं, फिर अपने हिसाब से रिपोर्ट बनाते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज को कंफ्यूज कर देते हैं। उनको लगता है जनता हमारे पक्ष में और हर चुनाव वो हार जाते हैं। तो ये हकीकत ये है कि पॉलिटिकल पार्टीज ने जो यूट्यूबर्स को पाला है, आप देख ले, मैं, मुझे तो नाम लेने में कोई संकोच नहीं है, अजीत अंजुम टाइप के पत्रकार, या फिर वो कौन, वाजपेयी जैसे टाइप के पत्रकार। और तो इन लोग की आप रिपोर्टें देखें, जिस तरह ये अपने चैनल्स चलाते हैं, जिस तरह अपनी रिपोर्टों चलाते हैं। अभी वो प्रज्ञा मिश्रा यादव को आपने देखा, और उनके पति भरत यादव को देखा, मध्य प्रदेश प्रत्याशी, मध्य प्रदेश कैसे चिल्ला रहे थे, कितना पॉपुलर वीडियो हुआ। तो इन लोग पैसे लेके अब लोग अपनी अपनी रिपोर्ट चला रहे हैं, और उसके बाद चूंकि आप किसी पार्टी से पैसा ले रहे हैं, तो जाहिर सी बात है आप उनसे ये तो नहीं कह सकते ना कि आपकी बुरी हालत है। आप उन पार्टियों को खुद चढ़ा देते हैं, और पार्टियां और कॉन्फिडेंस में फिर लूज कर जाती है। अभी देखिए मध्य प्रदेश में कितना बड़ा कांड हुआ था, एक बड़े भारी यूट्यूबर, उनके होटल का बिल चुकाने से मना कर दिया था कांग्रेस ने कि यार तुमने तो हमें कुछ और बताया था, हम तो चुनाव हार गए, हम तुम्हारे होटल का बिल क्यों दें। इधर उधर मारे मारे बड़े भारी यूट्यूबर हैं, मारे मारे फिर रहे थे कि साहब क्या करें कैसे करें। तो ये जो इन लोगों का एक कबाल है, ये इस तरह का नेटवर्क है, ये इस तरह की एक, अब आप बाकी चीजों को देखें, मतलब आ, वो जो एक क्या फैक्ट चेकर है, क्या नाम, जुबैर, उसका संज्ञान सुप्रीम कोर्ट स्वतः ले सकता है। उसका संज्ञान सुप्रीम कोर्ट में सीजीआई कह सकते हैं, आज हम कोर्ट से तब तक नहीं उठेंगे जब तक जुबैर छोड़ा नहीं जाएगा।
और एक ऐसा ऑर्डर करते हैं जो आज तक 100 साल में कभी हुआ ही नहीं भारतीय जुडिशरी के इतिहास में, कि हम जुबैर को उन तमाम आरोपों में जमानत देते हैं जिसमें भी उनके खिलाफ FIR भी नहीं लिखी। आप सोचिए, ऐसा आरोप ऐसा कब। और लेकिन सुप्रीम कोर्ट अगर इन मामलों का स्वतः संज्ञान नहीं ले सकता, और सबसे दुखद बात यह है कि ये दलितों के नेता, ये दलितों की पार्टियां, ये दलितों के एक्टिविस्ट, जो कि एक खास जाति से नफरत में बस जलते रहते हैं, जब बात आती है अल्पसंख्यकों की, जब बात आती है सेकुलर पार्टीज की, जब बात आती है इनके राज्यों की, ममता के राज्य की, कांग्रेस शासित राज्य की, लालू के राज्य की, तो इनके मुंह पे ताले बन जाते हैं। ये दिखाता है कि इनको किसी की चिंता विंता नहीं है, इनको सिर्फ चिंता है अपने नैरेटिव की। और आज का जो सबसे लेटेस्ट नैरेटिव है ओंकार जी, वो है जय मीम जय भीम। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप। सर मैं एक छोटी सी बात अपनी तरफ से जोड़ रहा हूँ, क्योंकि इस पार्टी का जो रवैया बीजेपी का है इस तरह की आईडीए में, वो आएगी हराएगी, तो 1946 में जब ये बताया गया उनको, महात्मा गांधी जी को, कि आखिर इतनी ज्यादा हजारों हिंदू औरतों के साथ खिलवाड़ हुआ, ये 17 अक्टूबर को उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी थी। 15 अक्टूबर को ये हुआ था। 17 अक्टूबर को उन्होंने कहा था कि औरतों को अपने मरने की कला सीखनी होगी। बलात्कारी के सामने झुकने से अच्छा है कि वह इससे पहले खुद अपने हाथों से अपना गला घोटकर या फिर जीभ को दांतों में दबा के मर जाए। फिर 18 तारीख को उन्होंने इसको थोड़ा सुधारा। उन्होंने कहा, और स्पष्ट रूप से सुधारा, उन्होंने कहा, प्रार्थना सभा की बातें हैं ये, कल मैंने कहा था कि बलात्कार से बचने के लिए औरतें अपनी जीभ काटकर या खुद से गला घोटकर मर जाएं, लेकिन मुझे डॉक्टर विधान चंद्र राय और डॉक्टर सुशीला नैयर जैसे 2 डॉक्टरों ने बताया है कि इस तरह से आत्महत्या करना संभव नहीं है। मेडिकल साइंस को तत्काल आत्महत्या करने का एक ही उपाय मालूम है, वो ये है कि जहर की तेज खुराक ली जाए। जिस भी महिला को बलात्कार का खतरा हो, मैं उसे जहर खाने की सलाह दूंगा। हालांकि मैंने सुना है कि योग क्रिया से भी अपना जीवन समाप्त किया जा सकता है। ऐसे कैसे किया जा सकता है, ये मैं पता लगाने की कोशिश करूंगा। ऐसा नहीं है कि मैंने ये बातें यूं ही कह दी। मैंने जो कुछ कहा है मैं उस पर विश्वास करता हूं। ये बातें इसी तरह से हैं जैसे देश के राष्ट्रपिता ने उन महिलाओं को जिनके साथ रेप हो रहे थे उनको ये कहा। उसी तरह से ये सरकार जीत का इंतजार कर रही है। क्योंकि एक बड़ी चीज मैं क्लियर कर दूं, क्योंकि मैं फिर बार बार कह रहा हूं, क्योंकि मैंने वहां एक एक जगह जाकर देखा, उस सिस्टम को समझा। 2014 में भी मैं वहां था, 2011 के चुनाव में जब मैं गया वहां। आप ये सोचिए कि पूरी ताकत के साथ, पूरे सिस्टम के साथ अगर आप एक बार प्रेसिडेंट रूल लगाते, भले ही वो चाहे उस अंग्रेजी भाषा से जिसकी नस नस बनती है, वो सुप्रीम कोर्ट हिंदुस्तान का, जिसको हिंदी भी नहीं आती है और जिसको देश की कोई भाषा नहीं आती, ना वो उस भाषा को सुनता है ना वो समझता है। इसीलिए आज एक और शायद मुझे लग रहा आपने उस खबर में डाला है या नहीं, कि वो जो 3 साल पहले जो हिंसा हुई थी, जो चुनाव के बाद की, जो सीबीआई ने केस दर्ज किए थे, सीबीआई इतने दिन से चिल्ला रही थी कि यहाँ ये संभव नहीं है कि हाँ ये हो सके इनका ट्रायल फ्री, तो आज उसको अलग जगह जाने के लिए कहा है कि अलग, उसका भी आज एक केस था, उनको आउट ऑफ स्टेट केस चलाने की बात हुई। तो मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि उस वक्त अगर केंद्र सरकार ये लगा देती, भले ही सुप्रीम कोर्ट इस फैसले को पलटता, लेकिन वो जो ब्यूरोक्रेसी है जो डर गई थी, जो एकदम थोड़ा सा सही काम करने के मूड में आ रही थी, क्योंकि उसको तो आदत है, वो 78 से पहले कांग्रेस के साथ थी, जब पूरा 67 से नाखून उखाड़ना, सूरज जलाना, जिसपे उन्होंने किताब लिखी, फिर वामपंथियों ने जिसपे रोने रोए, उसके बाद फिर वामपंथियों ने जो किया उसमें भी वो उनके साथ खड़ी रही, क्योंकि लंबे समय तक था। ऐसे ही वो टीएमसी के साथ खड़ी हो गई थी। लेकिन जब अचानक इस तरह का उभार आया, तो उनमें से कुछ अफसरों को, आपको याद होगा, मुझे भी याद है, एक बहुत ही चहेते अफसर थे ममता बनर्जी के, लेकिन बाद में उन्होंने, उसको याद होगा जब वो वोटिंग में थी, नंदीग्राम में वोट चल रहा था, उन्होंने उसको अंदर बैठा दिया था और उसकी सुनी नहीं थी। वो जो अधिकारी थे जो बड़े उसके साथ आए थे, वो बाद में वो समझ गए अगर ये राष्ट्रपति शासन लग जाता तो वो ब्यूरोक्रेसी अपनी रीढ़ ढूंढ लेती, वो भले ही वापस सुप्रीम कोर्ट पलट देता, लेकिन ब्यूरोक्रेट्स और भ्रष्ट ब्यूरोक्रेट्स और वो तमाम जो नीचे का स्टाफ है उसको ये यकीन हो जाता कि ये कभी भी आ सकते हैं, अपने लोगों को बचाने के लिए कहीं तक जा सकते हैं। तो शायद उसमें कोई रीढ़ आती, लेकिन इस रीढ़ को गायब करके सरकार ने वही काम किया, केंद्र सरकार ने, जो महात्मा गांधी का मैं बता रहा था आपको। जी बिल्कुल सही बात है आपकी।
इससे असहमति तो की ही नहीं जा सकती। अ, अगले विषय पर चलते हैं अनुपम जी, और अगला विषय है पंजाब का। इन पंजाब के किसानों का, कथित किसानों का, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है कि ये एमएसपी का जो राग है या दूसरे जो मसले हैं, ये पंजाब में ही इतने क्यों उठाए जा रहे हैं? देश के दूसरे राज्यों में क्या किसान नहीं बसते हैं? और अब तो जो आशंकाएं हम व्यक्त कर रहे थे डे वन से, और अब से नहीं, जो वो 13 महीने का आंदोलन चला था, उसमें भी हमने लगातार यही बात कही थी कि ये एक्चुअल में किसान हैं ही नहीं। ये किसानों के नाम पर पॉलिटिकल पार्टियों से या विदेशों में बैठे हुए कुछ अलगाववादी और भारत विरोधी तत्वों की सुपारी लेकर के इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। और अब जिस तरह के सोशल मीडिया पर वीडियो तैर रहे हैं, एक डल्लेवाल करके है, वो कह रहा है कि राम मंदिर के बाद से नरेंद्र मोदी की जो लोकप्रियता है वो चरम पर है और हमारे पास टाइम बहुत कम रह गया है। इसी टाइम में इस लोकप्रियता को हमें नीचे लेकर के आना है। और भी कई वीडियो तैर रहे हैं। एक बड़ा भारी हथौड़ा लेकर के चिल्ला रहा है कैमरे पर, ओए आजा मोदी। और इस तरह की जो मानसिकता के लोग इस आंदोलन में शामिल हो रहे हैं और दिल्ली आने वाले थे, जाहिर है इसमें खालिस्तानी भी हैं, इनमें अलगाववादी भी हैं, इनमें आपिये भी हैं, इनमें कांग्रेस के भी कुछ लोग होंगे, उनके समर्थक होंगे। ये सब चीजें, क्या पहली बार आपको लग रहा है कि केंद्र ने और हरियाणा सरकार ने सही और कड़ा स्टैंड लिया है, सही कार्रवाई की है? देखिए, इस पे तो हम लोग पहले ये बात कर चुके हैं ओंकार जी। ये किसान विसान कहाँ के, मतलब बीएमडब्ल्यू की फ्लीट लेके किसान कहाँ से आने लगे। और उन्होंने पहले भी कहा है कि ये तो पूरा एक केजरीवाल द्वारा स्पॉन्सर्ड है। और इनके तार कहाँ तक जाते हैं, मोदी को जान से मारने की बात करते हैं। आपने सुना योगेंद्र यादव टीवी पे कह रहे थे कि साहब हमने तो किसान आंदोलन की आड़ में अखिलेश यादव की बॉलिंग के लिए पिच बनाई थी, अगर अखिलेश यादव बॉलिंग नहीं कर पाए तो हम क्या करें। आप सोचिए जरा, मतलब एक बेशर्मी की लिमिट देखें। दूसरी बात, अब इनका फिर से ये किसानों को आप देखें, मोदी को जिंदा नहीं, पिछली बार जिंदा बच के आ गया था, इस बार जिंदा नहीं छोड़ेंगे। आपने देखा कि किस तरह के वहां पे नारे और खालिस्तानी बातें, अलग मुल्क काट के अलग मुल्क बनाने की बात कर रहे हैं। आप वो सब चीजें, उनमें से कुछ लोग कहते हैं हम न्यूजीलैंड से आए हैं, कोई कहता है हम कनाडा से आए हैं, पत्रकारों को मार रहे हैं। और उसके बाद आपने देखा एक वीडियो बड़ा वायरल है जिसमें कह रहे हैं छोड़ दो ये तो बीबीसी वाला है अपना आदमी। तो उन्होंने अपना आदमी और तुम्हारा आदमी भी तय कर दिया कौन से चैनल किसका है। तो शराब की बोतलें निकल रही हैं, हथियार निकल रहे हैं। पिछली बार आंदोलन में, इसी आंदोलन में लड़कियों के साथ रेप हुआ था। तो एक तमाशा है और कुछ नहीं है। और कुछ लोग इसको उठा भी रहे हैं। अभी तो अरविंद केजरीवाल का लोग एक पुराना ट्वीट रीट्वीट कर रहे हैं। जिस जमाने में अमरिंदर सिंह पंजाब के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तो केजरीवाल ने ट्वीट किया था कि केंद्र सरकार का मुंह क्यों देख रहे हैं भाई, एमएसपी तो आप भी दे सकते हैं। राजा साहब बहानेबाजी मत कीजिए, एमएसपी दीजिए, पंजाब सरकार से दीजिए। आज वही केजरीवाल बैठे हैं, आप दे दीजिए एमएसपी। एमएसपी दो दो फसलों से उठ के 22 फसलों तक भाजपा सरकार ले आई, 2 से 22 ले आई। तो अब ऐसे में जो मांग रहे हैं, अब आप देखें जो आप मांग रहे हैं, अन्नामलाई जो कि तमिलनाडु भाजपा के अध्यक्ष हैं, उन्होंने बड़ा डिटेल में इस पे आज लिखा है। उनका साहब, अ, जितने 4 लाख करोड़ का जो आपका बजट है, इतना ही पैसा और चाहिए एमएसपी देने की। आप कैसी बात कर रहे हैं। राहुल गांधी का क्या है, तुरंत कह देते हैं साहब मुझे सारी मांगे स्वीकार है, मैं सब कर दूंगा। उनको मालूम है ना 9 मन तेल होगा ना राधा नाच रही है, उनको कोई दिक्कत ही नहीं है। कर्नाटक में आप देखिए, कर्नाटक में उन्होंने अपनी कितनी मांगे, अपनी वादे पूरे कर दिए। केवल एक बस का वादा पूरा करने के लिए डिप्टी चीफ मिनिस्टर को यह कहने पड़ा कि साहब हमारे पास विकास के लिए पैसा नहीं। केवल बस की फ्री, महिलाओं के लिए बस फ्री करने के लिए डिप्टी चीफ मिनिस्टर को कहना पड़ा हमारे पास विकास के पैसा। और फिर मैं आप ही के चैनल पे बहुत डिटेल में बता चुका हूँ क्या मांग रहे हैं। आप पेंशन मांग रहे हैं, आप अपने आप को मनरेगा में शामिल करने के लिए मांग रहे हैं,
आप कहते हैं कि हमें मनरेगा का वर्कर माना जाए, हम अपने खेत पे काम करेंगे, हमको मनरेगा माना जाए। आप कह रहे हैं कि साहब आप वर्ल्ड WTO से रिश्ता तोड़ दीजिए, आप सिर्फ हमको सब्सिडी में। पिछली बार आपके शो पे बताया था कि GDP का 2% इनको मिल रहा है सब्सिडी के रूप में, और GDP का 1.7% रक्षा बजट है। यानी रक्षा बजट से भी कितना ज्यादा ये सब्सिडी ले रहे हैं। हेल्थ बजट 2.1 है, हेल्थ बजट के बराबर, और रक्षा बजट से ज्यादा ले रहे हैं। दूसरी बात, सारा प्रॉब्लम पंजाब में ही हो रहा है और आपको कहीं इतना नजर नहीं आ रहा है। हमारे यहाँ तो किसान सब बसंत पंचमी मना रहा है, पुंडी साहब आपके यहाँ भी बसंत पंचमी मना रहा होगा किसान है। तो सारा प्रॉब्लम आपको पंजाब में नजर आ रहा है। किसान के नाम पे आप मॉडिफाइड ट्रैक्टर्स लेके आते हैं, जो कि फायर रेजिस्टेंस से लेके आप उनको टैंक जैसे उनके पहिए होते हैं, जहां जहां वो चलते हैं सड़क कट जाती है। हाँ, 16-16, 17-17 लाख के नए ट्रैक्टर। एक भी ट्रैक्टर मैंने आज दिखाया है पुराना नहीं, सारे ट्रैक्टर नए हैं। उन पे पूरा उनका मॉडिफिकेशन नया है। उनका एक एक ट्रैक्टर पे 2-2, 3-3 लाख का पास म्यूजिक सिस्टम लगा हुआ है। सवाल आज मैंने लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट ने आज इलेक्टोरल बॉन्ड्स के में उन्होंने कहा कि साहब चंदे का स्रोत पता होना बहुत जरूरी है। तो अब समय आ गया है कि किसान आंदोलन के चंदे का स्रोत भी पता चल जाए कि कहाँ से पैसा आ रहा है। यहाँ नए नए ट्रैक्टर, नए नए गाड़ियां, नए नए म्यूजिक सिस्टम, शराब, दुनिया के आप वो देखें। अच्छा, दूसरी बात, वो छुपा भी नहीं रहे, वो सीधे सीधे आके कह रहे हैं कि आप हमारे किसान आंदोलन का मकसद है कि वो नरेंद्र मोदी जो राम मंदिर से पॉपुलर हो चला है, हमारे पास समय कम है लेकिन हम उसको पॉपुलैरिटी ग्राफ गिराना है हमको उसको। आप प्रधानमंत्री को गिराने के लिए आए हैं, आप क्या प्रधानमंत्री से बात करेंगे? या प्रधानमंत्री आपसे क्या बात है? फिर भी नरेंद्र मोदी की शराफत है कि उन्होंने 3-3 मंत्री भेज रखे बात करने के लिए। आप क्या ही बात करेंगे? मैंने पहले भी आपके शो में कहा था कि समझौता संभव ही नहीं है। ऊट पटांग जान के ऐसी डिमांड्स बनाई गई हैं कि कोई मान ही नहीं सकता। तो कुल मिलाकर ये पूरा एक एंटी नेशनल। और देखिए वही जस्टिन ट्रूडो जब यहाँ पे कहते हैं कि साहब देखिए 3 तरह की चीजें देखिए जस्टिन ट्रूडो को कनाडा में। नंबर एक, इनमें से ज्यादातर लोग कनाडा से फाइनेंस हैं, कनाडा से जुड़े हुए हैं, खालिस्तानी जैसी बातें करते हैं। नंबर दो, जस्टिन ट्रूडो WTO में जाते हैं और वहां भारत की 3 बार शिकायत करते हैं कि भारत अपने किसानों को सब्सिडी दे रहा है, उनकी सब्सिडी रोकी जाए। और कनाडा जाके बयान जारी करते हैं कि भारत को अपने किसानों को सब्सिडी देनी चाहिए। और जब उनके यहाँ भी फार्म लॉज हो गए, जब उनके फार्मर्स एजिटेशन होता है तो उनपे घुड़सवार पुलिस दौड़ा देते हैं, घोड़े दौड़ा देते हैं। तो आप देखिए कि इतनी दूर से एक आदमी बैठा आपके साथ राजनीति कर रहा है और आप उसके हाथ में खुशी खुशी खेलने को तैयार है। कुछ लोग ISI के हाथ में बड़ा दुर्भाग्य है। मुझे कभी कभी बड़ा अफसोस होता है ओंकार जी, मतलब इस देश में कितनी बड़ी पॉपुलेशन ऐसे लोगों की है जो जानबूझकर एंटी नेशनल बातें, हरकत और एंटी नेशनल एक्टिविटीज और ऐसी एजेंसी से जोड़ने के लिए तैयार बैठे हैं। क्या कहा जाए ओंकार जी? धीरेन्द्र जी, आप और हम तो किसान परिवार से आते हैं, हमें पता है कि ट्रैक्टर का उपयोग कहाँ है। दुरुपयोग करने के लिए तो आप इसको कहीं भी ले जाइए, पर ज़्यादा से ज़्यादा घर से खेत, खेत से चीनी मिल का जो सेंटर होता है, जहाँ आपको गन्ना डालना होता है वो, या हद से हद जब कार्तिक का महीना आता है तो गढ़गंगा या शुक्रताल या जहाँ भी आपको जाना होता है, वहाँ तक ट्रैक्टर की उपयोगिता कम से कम हमारे इलाके में तो इतनी ही है, इससे ज़्यादा नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा किसी परिवार का कोई अचानक बीमार पड़ गया, उसको अ, जोड़ करके ट्रैक्टर में अस्पताल तक पहुँचाने की चीज़ होती है। ये पिछली बार जो तांडव मैं देखा मैं था हमने एक लाल। एक एक छोटी छोटी सी ओंकार जी, अभी किसी ने मुझे व्हाट्सएप किया है, मेरी जबान से स्लिप हो गया। मैंने 40 लाख करोड़ को 4 लाख करोड़ कह दिया, तो मैं क्षमा चाहता जी, जी, जी। तो पिछली बार लाल किले पर जो तांडव किया था इन्होंने, और आरटीओ के आसपास जो आईटीओ के आसपास जो इन्होंने उधम मचाया था ट्रैक्टर्स वगैरह से, और जिसमें एक इधर का अ, एक नौजवान किसान मर भी गया था दब करके, जिस पर इन्होंने एक ट्वीट कर दिया था। जो आपके ये राजदीप सरदेसाई हैं, बड़ा विवादित हुआ था वो। ट्रैक्टर का दुरुपयोग, पंजाब से आप दिल्ली आ रहे हैं ट्रैक्टर लेकर के, क्या जब मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, एक कड़ा आदेश जारी नहीं किया जाना चाहिए, एक व्यवस्था नहीं होनी चाहिए कि अगर आप
अपने जिले से बाहर लेकर के जा रहे हैं ट्रैक्टर या किसी दूसरे कार्यों के लिए लेकर के जा रहे हैं, तो बाकायदा शर्तों वाले परमिट पर इनका एग्रीमेंट हो, इनसे लिखित में लिया जाए कि आप दुरुपयोग नहीं करेंगे इस चीज़ का। जो हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कहा है, आप बस से जाना चाहते हैं, कार से जाना चाहते हैं, ट्रेन से जाना चाहते हैं, कोई पाबंदी नहीं है, चले जाइए दिल्ली। लेकिन ट्रैक्टर जो है वो परिवहन का साधन नहीं है, आप इसके साथ नहीं लेकर के जा सकते। ये ट्रैक्टर है, ट्रक है, इनको जिस तरीके से आड़े-तिरछे लगा करके ये लोग जाम करते हैं सड़कों को, अराजकता का माहौल पैदा करते हैं, लाल किले वाले सीन उत्पन्न करते हैं, इन पर रोक नहीं लगाई जानी चाहिए? देखिए, मुझे लगता है कि ट्रैक्टर का बाहर का परमिट तो असंभव सी बात है, क्योंकि हम लोग कुछ भी इस तरह की कोई चीज तो नहीं कर पा सकते हैं लीगली, और किसान जा सकता है क्योंकि ये उस हिस्से का किसान कह रहा है जो कभी पंजाब से हरियाणा से 20 साल आगे था, जिससे कहीं पीछे खड़ा हुआ दिख रहा है। हरियाणा किसान कहीं आगे खड़ा है इस देश में, उसमें भी आगे की तरफ है। और एक चीज आपने, शायद मैं इस पर जाऊंगा, लेकिन एक चीज पर ध्यान जरा आकृष्ट कर दूं, क्योंकि कल नरेश टिकैत ने कहा था कि जयंत को तजुर्बा कम है, अभी युवा है, तमाम चीजें उन्होंने कही थी। तो मुझे फिर याद आया कि आज फिर बातचीत हो रही थी, तो किसी ने कहा कि टिकैत ने कहा है कि हम उनका समर्थन करेंगे। तो मैंने कहा कि ये एक भी बार बाहर नहीं निकल पाएंगे, ये निकल नहीं सकते हैं, क्योंकि जिस परिवार के साथ इनको राजनीति करनी है, उस परिवार के सामने ये अपने आप के तजुर्बे कई बार कर चुके, यहाँ तक कि महेंद्र सिंह टिकैत कर चुके, जिसके नाम पर बाबा टिकैत या जो भी एक इमोशनल बॉन्डिंग की बात की जाती है। हालांकि गैर जाट उनकी भी उसमें नहीं जाता था, किसी भी रैली में नहीं जाता था, सिर्फ एक नईमा कांड ऐसा था जिसमें मुसलमान जो है, क्योंकि वो उन्हीं का आंदोलन था जो लड़की मुस्लिमों की, जो आपको याद होगा कांग्रेस के उस पर आरोप लगा था मुजफ्फरनगर के लीडर पर, तो उस पर जानसठ पर जो हुआ था, उसके अलावा बाकी कभी भी इनके जलसों में कोई और दिखता नहीं है। आज भी उसने फिर बाद में कहा कि वो बाहर नहीं आएंगे, वो अपने खेतों में नहीं जाएंगे। तो विरोध प्रदर्शन इतना हुआ, क्योंकि मैं सब जगह से हमारे रिपोर्टर, मैंने उन्होंने अलग अलग गांवों से पता मतलब इंटरव्यू कराए, जिसमें उन्होंने कहा कि साहब ये तो, इनके तो पैसे देखो, इनके तो पेट्रोल पंप देखो, वही लोग जो इनके धरने में आते थे। तो बेसिकली यहाँ वेस्टर्न यूपी में जयंत का ये बड़ा एक वो रहा कि आप देखिए सब काम 36 हो गए, ये किसान ने कहा, चौधरी ने, कहने लगे जी सब काम 36 हो गए, तो सब ऐसे ही आड़ा तिरछा कर रहे। तो एक तो किसान यहाँ का वेस्टर्न यूपी का नहीं आ रहा है, हरियाणा का नहीं जा रहा है, तो फिर वो किसान सिर्फ एक पंजाब का किसान अपने आप को पिछली बार भी गुंडई से उससे लागू करने में, और उनके जो बयान आ रहे हैं वो सब देख रहे हैं पूरे देश में। ये अच्छी बात है, सोशल मीडिया में अगर एजेंडे चल रहे हैं तो एजेंडे साफ भी हो रहे हैं, अगर पर्दे दिख रहे हैं तो पर्दे साफ भी किए जा रहे हैं। रही बात इनकी कि ये जरूर होना पड़ेगा, ये जरूर देखना पड़ेगा जोत के हिसाब से कि आखिर आपके पास कुछ निश्चित तय करना होगा कि आखिर आप भले इनकम टैक्स ना दें, लेकिन आपकी इनकम का ब्यौरा जरूर दिया जाना चाहिए। आप ट्रैक्टर का क्या इस्तेमाल करते हैं, क्या नहीं करते, ये इस पे इतना ज्यादा नहीं है, लेकिन आपकी इनकम का ब्यौरा जरूर होना चाहिए, क्योंकि 20,000 रुपया कमाने वाला इस देश में, उसको टैक्स 25,000 वाले को देना पड़ेगा। वो कहीं ना कहीं बाहर आएगा, सब चीजों पर टैक्स देगा, ये सब सब्सिडाइज्ड सारी चीजें लेने के बावजूद, और ये सबका पैसा देना पड़ता है, ये कोई प्रोडक्शन नहीं है। वो फिर बताया उनको शायद जो फर्जी नाम से अन्नदाता जो बोलते रहते हैं, उनको शायद ये गलत फहमी होगी, वो इकोनॉमिक्स को जरा समझने में कमजोर होते होंगे, कि वो जो सिर्फ 13 जीडीपी 13%, तो बाकी सब भी टैक्स है, वो बाकी सबसे जो पैसा होता है खेती में जा रहा है, जो बाकी के टैक्स से पैसा आता है। तो ये वो सब्सिडी सिर्फ उनके पैसे से नहीं है, और वो कोई फ्री में नहीं दे रहे हैं, वो उनको मुझे लगता है कि
अंजना जोशी जी का कहना है आप उपद्रवियों को किसान क्यों कह रहे हैं, एक जनरली नैरेटिव के तौर पे कह रहे हैं, क्योंकि वो किसान तो नहीं है। कम से कम ये तो अनुपम जी ने भी साफ किया और मैं भी ये साफ करता हूं कि वो किसान नहीं है जिनमें से कुछ ये बोल रहे हो कि सीमा के पार पाकिस्तान है और हम उनसे संधि कर सकते हैं अगर आप नहीं मानते। दरअसल थ्रेट किसको देना चाहते हैं? अगर आप गौर करेंगे तो सरकारों को ये फैसला सिर्फ ट्रैक्टर पे नहीं लेना ओंकार जी, सरकार को, केंद्र सरकार को इस पर फैसला लेना है कि राज्यों का जो फेडरल स्ट्रक्चर है वो कितनी दूर तक है, आपको कितनी ताकत दे रहा है। ये देखना पड़ेगा कि आप अगर देश के खिलाफ सीधे तौर पर आपके काम होते हुए दिख रहे हैं, आपका मंत्री इस पे सवाल उठा रहा है कि ड्रोन यहां तक क्यों आ गया, फला क्यों आ गया, और आपके यहाँ ममता बनर्जी या वो तमाम राज्य, याद होगा आपको बीएसएफ का जब एरिया बढ़ाया गया तो उस सब पर आपने पूरे वितंडावाद खड़ा किया। तो आपको आज नहीं तो कल ये डिसाइड करना होगा। ये मैं आपको लिख के, मतलब यहाँ तमाम लोगों के सामने पूरे उसमें कह रहा हूं पूरी जिम्मेदारी से कि ये जो है आपको अगले 10 सालों में ये फैसला होगा, इस देश को फैसला करना पड़ेगा और उसी तरह करना पड़ेगा जहां राज्यों के बीच में यकीनन आपस में एक दूसरे के सामने खड़े होंगे, क्योंकि आपको राष्ट्र की अवधारणा पे कोई सवाल करने की किसी को छूट नहीं। ऐसी कोई अभिव्यक्ति नहीं होती जो राष्ट्र की सीमाओं से पार होती हो। आप ये देखिए कि किस तरह से वो किसान नाम के लोग जो अपने आप को किसान कह रहे हैं, उनके भाषण एक प्रधानमंत्री को गिराना है, जल्दी करनी है, मंदिर बन गया, हिंदू मंदिर है। तो ये तमाम लोग, और मुझे लगता है कि ये बात पंजाब के उन शांत लोगों को जरूर सुननी चाहिए जिन्होंने पंजाब का वो काला अतीत देखा है। ये राज्य अभी पिछले 20-25 सालों से इस खूबसूरत फिजा में वापस लौटा था, लेकिन जैसे ही आम आदमी पार्टी की सरकार लग रही थी तो आपको याद होगा आप ही के इसमें प्रोग्राम में मैंने कहा था कि क्या क्या चीजें होंगी, क्योंकि ये एंटिसिपेशन था, क्योंकि आपको वो वैक्यूम भरना है। आप उस पर पंजाब के मुख्यमंत्री को अपने ड्राइवर के तौर पर इस्तेमाल करेंगे, बदले में उनको सेचुरेट करना पड़ेगा, तो आपको आंखें बंद करनी पड़ेंगी आपको। और ये कुछ लोग ही हैं जो मैं आपको बता दूं कि कोई सारे लोग इन्वॉल्व नहीं होते किसी भी चीज में, ज्यादातर लोग शांति चाहते हैं, लेकिन कुछ लोगों को न रोकने का खामियाजा और उसकी कीमत इन्हीं को अदा करनी पड़ती है। आप देखिए आज वो सिडाना या तमाम लोग जिनके रिकॉर्ड्स हैं, जो कहीं से मुझे नहीं लगता कि उन्होंने खेती करते होंगे, किसानी करते होंगे, वो लोग आखिर आकर बाइटें दे रहे हैं और ऊपर से आप देखिए किस तरह से कर रहे हैं। वो अपनी तरफ से वाटर कैनन बना रहे हैं, वो अपनी तरफ से ये नए नए आइडिया ला रहे हैं। और एक वॉर की सिचुएशंस में है क्या आप एक राष्ट्र के साथ वार करना चाहते हैं? आप दिल्ली आना क्यों चाहते हैं? आप सरकार बदल क्यों नहीं देते? आपके साथ तो पूरे लोग हैं, इधर से टिकैत भी है, जो बेचारा वो है वो उसको बदल देना चाहिए और उसको जयंत चौधरी के खिलाफ खड़ा होकर अपने आप को आजमाना चाहिए कि भाई किसानों की मदद क्यों नहीं हो रही। आपको वहां से आजमाना चाहिए, क्योंकि आपके साथ तो देश का किसान खड़ा है। बेसिकली ये सिर्फ कुछ लोग हैं जो अपने एजेंडों के साथ हैं, जिनके पास सबसे बड़ा पैसा, अगर आपको कहीं होगा कनाडा में जो सबसे ज्यादा पैसा आ रहा था, मैं आपको रिकॉर्ड के तौर पर भी बता सकते हैं कि जो ये जो मूवमेंट है इसको सबसे ज्यादा पैसा जो माइग्रेशन कराते हैं, जो यहाँ से इमिग्रेशन कराते हैं, जो एजेंसीज, जो गांव गांव में आपको पंजाब के किसी भी गांव में आप जाएंगे तो आपको ये मिल जाएगा, कनाडा सेट होना है, यहाँ जाना है, इतने पैसे में जा सकते हैं। दरअसल एक एक फैमिली को जाने के लिए 50, 60, 70 लाख रुपया दे रहे हैं। तो वो जो पैसा है, इतना ह्यूज पैसा है जो कनाडा के उन एजेंटों के पास है जो इनको वहां कराते हैं। तो उसके लिए एक फर्जी नैरेटिव गढ़ना होता है। हम लोगों, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमको ये बातचीत वहीं के कनाडा के पूरे उसने समझाई थी कि कैसे आपके यहाँ जो पैसा जा रहा है, जो मेजर पैसा है इस अनरेस्ट के लिए, वो उस तरह की चीजों से आता है जो वहां जाना है। तो वो वहां ये कह देते हैं कि धार्मिक आधार पर प्रोसिक्यूशन हो रहा, मेरे खिलाफ ये हो रहा और हम लोगों को यहाँ आजादी से रहने नहीं दिया जाता, और इस पर एक एफआईआर वहां करा दी जाती है और उस एफआईआर की कॉपी वहां दे दी जाती है। तो बेसिकली इसको सही तरह से देखने की जरूरत है और सरकार को इनके पूरे स्ट्रांगली मैसेज देना चाहिए। कोई मतलब नहीं, क्योंकि आप किसी की जिंदगी को, क्योंकि उन बेचारे शहरियों की जो इकट्ठे नहीं होते, जो जातिगत आधार पर नहीं खड़े हो सकते, जो कबीला नहीं है, आप कहीं से अनुपम जी कहीं से बराबर वाले फ्लैट वाले हमारे कहीं तमिलनाडु से हैं ऊपर वाले, वो तो वो एक साथ नहीं खड़े होते। तो आप उनको इस बात की सजा देना चाहते हैं क्योंकि वो
दंगे नहीं कर सकते, वो आपके इस फायरिंग, ये जो स्क्वाड आपने बनाया है कि आप ट्रैक्टर मॉडिफाई करके ला रहे हैं, उसका जवाब नहीं दे सकते, आपके कीले नहीं बिछा सकते, आपके सामने ले नहीं सकते, तो आप उनको ब्लैकमेल करके आप टेरराइज करना चाहते हैं। और यही होता है। आज बच्चों का इस पेपर था, आपको मालूम होगा आज से पेपर शुरू हो गए, तो मैंने सुबह जब ये कवर कराया तो 2-2 घंटे, 1.5 घंटे पहले आ रहे हैं बच्चे, 2-2 घंटे पहले। और उनको डर यही है उनके माँ बाप को कि चलो पेपर तो, कैरियर तो खराब हो जाए लेकिन कहीं बच्चे को चोट ना लग जाए। ये आपको इन हिस्सों का है जहां आज हो रहा। तो आप सोचिए कि ये टेरर नहीं है तो और क्या है। अनुपम जी, एक टिप्पणी आपसे इस पर चाहूंगा। सुप्रीम कोर्ट ने जो आज चुनावी बॉन्ड जो है उस पर रोक लगाते हुए जो टिप्पणियां की हैं, तो सोशल मीडिया पर मैं देख रहा था कुछ रिएक्शंस शुरू हुए हैं। लोग पूछ रहे हैं कि अगर ये आरटीआई के दायरे में नहीं रखा गया है, यानी पारदर्शिता नहीं है, तो भाई ये जजेज भी तो अपनी संपत्ति सार्वजनिक नहीं कर रहे हैं, वो आरटीआई के दायरे में क्यों नहीं लाया जा रहा है? तो दोनों ही पक्षों पर, जो चुनावी बॉन्ड पर रोक लगाई गई है उस पर भी, और जो ये सवाल खड़ा किया जा रहा है इस पर भी अपनी टिप्पणी दीजिए। ओंकार जी, मैं बहुत संक्षिप्त सी अपनी टिप्पणी में कहूंगा कि मैं अग्री करता हूं कि साफ पारदर्शिता होनी चाहिए। और कोई बात नहीं, किसी सरकार से मेरा कोई लेना देनी नहीं, क्योंकि 25 साल की पत्रकारिता खून में चली गई है। और पत्रकारिता, देखिए, मैं तो उस बात से बहुत नाराज रहता था जब आप इंफॉर्मेशन कमिश्नर और चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, आप आईएएस अधिकारी रिटायर्ड आईएएस को बना देते थे। मुझे लगता था वही गलत है। वहां सिर्फ पत्रकार होने चाहिए। देखिए, पत्रकार के अंदर से एक डिस्क्लोजर की उसकी एक प्रवृत्ति होती है, सब दिखाओ भाई दिखाओ। और जो ब्यूरोक्रेट होता है उसके अंदर छुपाओ भाई छुपाओ की एक प्रवृत्ति होती है। जो शख्स 35 साल आईएएस अधिकारी रहा है, वो चीजों को दबाने छुपाने का मास्टर हो चुका होता है, उसको आप चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर क्यों बनाते हैं? इंफॉर्मेशन कमिश्नर बनाया तो ओंकार जी को बनाइए, पंडित जी को बनाइए। आप चाहेंगे भी तो आपके मुंह से यही बात निकलेगी कि दिखाओ भाई दिखाओ, छुपाओ भाई छुपाओ, आपसे नहीं निकलेगा। तो पहली बात, मैं कोई सरकार हो, किसी का फैसला हो, मैं मान के चलता हूं कि जो गोपनीयता होती है वो भ्रष्टाचार की पहली सीढ़ी होती है। तो मैं बिल्कुल नहीं मानता। मुझे लगता है ठीक है, जिसको जो लेना हो लो, लेकिन भाई सामने आना चाहिए। मैं इससे बिल्कुल अग्री करता हूं। लेकिन मैं आपको दिखाऊं कि जब दिल्ली हाई कोर्ट ने एक जजमेंट दिया, उन्होंने कहा, दिल्ली हाई कोर्ट ने ये जजमेंट दिया कि सब सुप्रीम कोर्ट इंफॉर्मेशन जो ये इंफॉर्मेशन लॉ है आरटीआई, उसके अंदर आता है, राइट टू इंफॉर्मेशन में। अब आप सुनिए पंडित साहब, बड़ा मजेदार है। दिल्ली हाई कोर्ट में जजमेंट हुआ कि आरटीआई के अंतर्गत जुडिशरी भी आती है। सुप्रीम कोर्ट दिल्ली हाई कोर्ट के जजमेंट के खिलाफ अपने रजिस्ट्रार के जरिए सुप्रीम कोर्ट में अपील करती है। सुप्रीम कोर्ट अपने रजिस्ट्रार के जरिए दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपने ही कोर्ट में अपील करती है और दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को स्टे कर देती है। अब आज तक स्टे, मतलब आप देखिए क्या तमाशा है। मतलब आप ही जज, आप ही अपीलेंट, आप ही मौके, सब कुछ। हाँ, ये बात सच है कि अभी आप जाके जब जब उस पर, अच्छा देखिए एक चीज और देखिए, ये भी जाने दीजिए, छोड़िए आरटीआई पार्टीआई। अगर आप सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे जाएंगे तो पंडित साहब वहां कॉलम है, एक तो दी एसेट्स ऑफ जजेस का एक कॉलम है। और मैं आपको वो कॉलम दिखा देता हूं, आज निकाला है मैंने, कि एक वहां पे बाकायदा कॉलम है जहां जजेस को अपने एसेट्स, यानी जहां जजेस को अपनी हैसियत, अपने सारे जो जो कुछ भी है उनके पास, उसको जजेस को डिक्लेयर करना पड़ता है। और उस कॉलम में मैं देख के दंग हूं कि वो कॉलम ब्लैंक पड़ा है। वो कॉलम बिल्कुल। ब्लैंक पड़ा, उसमें कहीं कोई कुछ लिखने को ही नहीं तैयार है। मैं कहाँ गया, मैंने इसको बाकायदा इसका स्क्रीनशॉट लिया था। तो आप सोचिए कि आप देखिए, एक मोटी सी बात समझ ले, जुडिशरी हो या कोई और, अगर आप दुनिया को ज्ञान दे रहे हैं तो आगे पीछे सोशल मीडिया का जमाना है, वो जमाना चला गया कि जुडिशरी से कोई कुछ भी कहने से घबराता था, कुछ भी चैलेंज करने से घबराता था। समय बदल गया है और अब ऐसे में लोग पलट के आपसे कह रहे हैं, ठीक है साहब, आप तो बाकी लोगों को जो कह रहे हैं वो हमने आपकी बात मान ली, बट व्हाट अबाउट यू? आप कब इसमें आएंगे और आप अपने आप को पूरी दुनिया से कैसे अलग रखेंगे? अब ये एक मान के चलें कि ट्रांसपेरेंसी आप करें या ना करें, ये सोशल मीडिया आ चुका है जहां पे देश के 140 करोड़ लोग पत्रकार हो चुके हैं। अब किसी को रोक पाना असंभव है। तो आपकी बातों का उत्तर नंबर एक, मैं बिल्कुल अग्री करता हूं
कि चंदे में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। दूसरी बात ये, मैं बिल्कुल अग्री करता हूं कि जजेस को भी इसके दायरे में आना चाहिए। धीरेन जी, कोई टिप्पणी करना चाहेंगे आखिर में? देखिए, ये एक अच्छा फैसला है सुप्रीम कोर्ट का, मैं इस बात का बहुत स्वागत करता हूँ, क्योंकि ये चीज़ होनी चाहिए, आपको क्लैरिटी होनी चाहिए, क्योंकि पार्टियां शेडी डील करती हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और जिस इंडस्ट्रियलिस्ट से वो पैसा लेंगी, जिसको कोई डर भी नहीं है, जिसको कोई आपने छुपा दिया है, तो मालूम नहीं किसी को क्या, ये होना चाहिए, क्योंकि आखिरकार देश का हम उनके हाथ में पूरा देश का भविष्य देते हैं। और खासतौर से टाटा बिरला इस तरह के लोगों को कोई वो भी नहीं है। ये डील्स उस तरह की होती हैं जो छोटे उस राज्यों में, या जो सत्ता में नहीं है, सत्ता में जो दे रहा उसको तो कोई डर नहीं है, लेकिन जो डर होता था पॉलिटिशियंस को, इसलिए होता था, ये जो लगाया गया था उस वक्त ये कहा गया था, सोचा गया था कि जो पॉलिटिशियन जो पैसा है, वैसे भी पूरी दुनिया में अगर आप देखते हैं, अमेरिका में तो 90% जो इलेक्शंस खर्च जो है कॉर्पोरेट पार्टीज को देते हैं, डोनेशन देते हैं, बाकायदा नाम सहित होता मेंशन करते हैं। तो यहाँ ये इस तरह से देना, हो सकता है आपकी इंटेंशन बहुत अच्छी हो, लेकिन आपकी इंटेंशन अगले की नहीं होंगी, अगर आने वाले की, तो आप उसके हाथ में एक बहुत बड़ा हथियार दे रहे थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने आज ये जरूर ठीक फैसला किया, ये एक बेहतर फैसला है, लेकिन साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट को बहुत सारी चीजों को खुद के अंदर झांकने की इस वक्त जरूरत है। सबसे पहली जरूरत तो ये है कि आप कम से कम हिंदुस्तान की किसी एक भाषा को तो अलाउ करें, ताकि लोग अपनी भाषा में आपके मुखार बिंद से कुछ शब्दों को सुन सकें और आपको भी मालूम हो सके कि इस देश में चल क्या रहा है। सिर्फ अंग्रेजी के अखबारों से खबरें ना पढ़ें, अंग्रेजी से ना पढ़ें, तो वो जरूरत है। मुझे लगता है कि आज के फैसले के साथ साथ जजों से सवाल जरूर होना चाहिए कि आपकी प्रॉपर्टीज, और एक वो जो आपकी लगातार ये था कि एक कोर्ट में आपके मतलब कोई रिश्तेदार नहीं कर सकते प्रैक्टिस, तो उन सब पर ध्यान दिया जाना चाहिए। उस पर कोई चीज नहीं हो रही है। चलते चलते मैं दर्शकों को बता दूं, 2017 से 2023 तक जो चुनावी बॉन्ड से चंदा मिला है, टॉप 5 पार्टियां, उनको कितना मिला है जरा नोट कर लीजिए। भारतीय जनता पार्टी को 6,566 करोड़, कांग्रेस को 1,123 करोड़, और टीएमसी को 1,092 करोड़, बीजेडी को 774 करोड़ और डीएमके को 617 करोड़। ये चुनावी बॉन्ड से पिछले 2017 से लेकर के 2023 तक चंदा मिला है। बहुत बहुत धन्यवाद अनुपम जी और धीरेन जी, इतना समय आपने निकाला ओशियन नेटवर्क के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार।